गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जो मेन सब्जेक्ट जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो हम लोग का सब्जेक्ट है एजुकेशन है। और जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट है। प्रौढ़ से आपका ये शिक्षण शास्त्र है, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान है और आकलन है। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग ने पेडागॉजी क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है, एंड्रोगॉजी क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब एंड्रोगॉजी में कौन लोग महत्वपूर्ण है, किन लोगों ने जो है इनके प्रिंसिपल्स को दिया, इनके अजम्पशंस को दिया, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जिसमें मैल्कम नॉज जो होते हैं, मैल्कम नॉज ने जो है इस पर मैल्कम नॉज ने आपके 5 जो है अजम्स, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। मैल्कम नॉज ने 5 अजम्पशंस दिए हैं और 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। क्या दिए? 5 अजम्पशन दिए हैं और 4 प्रिंसिपल दिए हैं। ये 5 अजम्पशंस इनके ये आपके सामने है। आपके 5 अजम्पशंस है, आपके 5 5 अजम्पशंस है। उन 5 अजम्पशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके सबसे पहले जिसपे हम देखेंगे, पहला सेल्फ कंसेप्ट था आपका, एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस है आपका। तीसरा रेडनेस टू लर्न है आपका, सीखने की तैयारी के लिए जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन टू लर्न, मतलब सीखने के लिए अभिविन्यास है। सभी पर हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पांचवा है आपका मोटिवेशन टू लर्न, सीखने के लिए प्रेरणा। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, किस पर करेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा कहेंगे स्व अवधारणा या आत्म अवधारणा हम लोग कहते हैं। स्व अवधारणा का मतलब होता है स्वयं में जो भी चीजें, जो भी ज्ञान हमें हो जाए, जिस चीज के बारे में पता हो। जैसे कोई व्यक्ति है वो परिपक्व होता है तो उसकी स्व अवधारणा एक आश्रित व्यक्ति से हटकर एक स्वनिर्देशित व्यक्ति के होने की ओर बढ़ती है। मतलब कि हम कब तक किसी दूसरे से गाइड लेते रहेंगे, हम कब तक दूसरे से रास्ता पूछते रहेंगे। जब कभी हम दूसरों से रास्ता पूछना छोड़कर स्वयं से फैसले लेना शुरू कर देंगे, स्वयं से चीजें करना शुरू कर देंगे, तो वही आपका सेल्फ कंसेप्ट होता है। आपका कह सकते हैं एज ए पर्सन मेच्योर हिज हर सेल्फ concept move from one of being a dependent personality toward one of being a self-directed human being। मतलब एक किसी और से हम सहायता न लेकर जब स्वयं हम चीजों का फैसला करना शुरू कर दें। और ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन आती है जब हम लोग मेच्योर हो जाते हैं, हम लोग परिपक्व हो जाते हैं, तब हमें स्वयं से फैसले लेने के अनुभव हो जाते हैं। मतलब कहते हैं अनुभव जब धीरे धीरे, सबसे पहले अभ्यास होता है, अभ्यास के बाद अनुभव होता है, अनुभव के बाद ही आपका परिपक्वता आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति तुरंत परिपक्व हो जाए। ठीक है ना, अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो क्रिकेट जगत के इतिहास में आप सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं कि वो परिपक्व हो गए। मतलब अपने खेल में इतना खेलते, पहले उन्होंने अभ्यास किया, अभ्यास के बाद धीरे धीरे अभ्यास से उनको अनुभव आया। लेकिन अनुभव का जब बहुत बड़ा स्तर हो जाता है तो उसी को हम लोग परिपक्व कहते हैं। जब परिपक्व हो जाता है आदमी तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने आप उसके अंदर आ जाता है। ठीक, तो पहला ये था। फिर दूसरा हम लोग एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। ऐसा हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आप डीप में पूछने लगे हैं। ठीक है ना, तो सेकंड वाले हम लोग बात करेंगे एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंसेस, मतलब वयस्क शिक्षार्थी के अनुभव के बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है, जैसे जैसे कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तो वह जो है अनुभव का एक बढ़ता हुआ भंडार होता है। मैंने अभी बताया ना आपको
कि सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस के बाद मैच्योरनेस आती है, मैच्योरिटी आती है। ये स्टेप्स हैं, इसको याद रखना है। जब कहता है कि वयस्क एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंसेस, वयस्क शिक्षार्थी अनुभव के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे कोई विद्यार्थी जो है, कोई भी व्यक्ति परिपक्व होता है, तो उसके परिपक्व होने के पीछे आप कह सकते हैं जो अनुभवों का भंडार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिपक्व कहते हैं। तो अनुभवों का जो भंडार होता है और जिससे सीखने के लिए एक बढ़ता हुआ संसाधन बन जाता है, वही एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंसेस होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, तो परिपक्व होने के साथ साथ उसके अंदर अनुभवों का भंडार भर जाता है। हेलो। हाँ बोले। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या क्या करा दिया? बस अभी यही कराया है, अभी सेल्फ कंसेप्ट ही कराया है। ये ठीक। हाँ ये सर एक बार एक्सप्लेन कर देना। हाँ हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एडल्ट लर्नर की, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सेल्फ कंसेप्ट पढ़ा था। सेल्फ कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई व्यक्ति जो है मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद वो सेल्फ से अपने फैसले लेना शुरू कर देता है, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेता है। तो वो आपका किस में आता है, सेल्फ कंसेप्ट में आता है, जिसमें जो है कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता की अवस्था कब आती है, जब हम लोग कोई भी काम प्रारंभिक अवस्था में शुरू करते हैं, तो वह धीरे धीरे अभ्यास होता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपका अनुभव बदल जाता है। अनुभव बदलने के साथ साथ जब अनुभव बहुत ज्यादा समय तक अनुभव हो जाता है, तो वो परिपक्व में बदल जाता है। तो यहाँ पर मेच्योरिटी लेवल जब आता है, तब वही होता है। अब इसमें करके एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस, वयस्क शिक्षार्थी अनुभव क्या होता है। वयस्क का मतलब होता है जो जन्म से लेके वयस्क अवस्था तक जो भी चीजें सीखता है, वही आपका एक्सपीरियंसेस में आता है। कि उसमें क्या करता है, धीरे धीरे अनुभव उसके अंदर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर अनुभव बढ़ता है। अब जब अनुभव बढ़ता है, तो अनुभव बढ़ने के साथ साथ सीखने के लिए उसके संसाधन भी बढ़ते हैं। ठीक, कह सकते हैं एज ए पर्सन मेच्योर he accumulates a growing reservoir of experiences that become an increasing resources for learning। मतलब जब कभी हम सीखने के संसाधनों को बढ़ाते हैं, तो वो वयस्क शिक्षार्थी अनुभव के अंतर्गत आता है। क्योंकि उसको अनुभव रहेगा, पहले से पता रहेगा कि हमें सीखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। कोई छोटा बालक नहीं है जो उसको किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, एक वयस्क है, एक एडल्ट है, जिसको हर चीज अच्छे बुरे की समझ है। तो वो सिलेक्टेड रिसोर्सेज को यूज करेगा, किसके लिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर बोला गया एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस बोला गया। अब इसके बाद बोला है रेडीनेस टू लर्न, मतलब सीखने की तैयारी, या कह सकते हैं सीखने की तत्परता। तो इसमें क्या होता है, सीखने की तत्परता या सीखने की तैयारी उसकी सामाजिक भूमिकाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करती है। वह क्या करता है कि समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, अपने आप को बेहतर बताने के लिए या बनाने के लिए, वो अनेक प्रकार के सीखने के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, जिससे वो समाज जल्दी से जल्दी अपने आप को स्थापित कर ले। ठीक है ना। तो रेडीनेस टू लर्न का मतलब हुआ सीखने की तैयारी, मतलब वो समाज की जैसी मांग है, समाज की मांग के अनुसार वो अपने आप को तैयार करता है सीखने के लिए। ठीक है। फिर क्या जाता है, ओरिएंटेशन टू लर्न। ठीक, ओरिएंटेशन टू लर्न का मतलब क्या होता है, सीखने के लिए अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ज्ञान के, तो मतलब कहते हैं कि इसमें प्रयोग जो है, जो आपने सीखा है नॉलेज, उस नॉलेज को पहले आपके पास कितना नॉलेज था, फिर बाद में आपने कितना नॉलेज गेन किया, उन दोनों के बीच का जो आपका होता है, वही उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस को भरने के लिए होता है, या वो जो कंप्लीट कुछ चीजें होती है उसको देखने के लिए जो हम काम करते हैं, वो ओरिएंटेशन। इसमें कुल मिला के कह सकते हैं अभिविन्यास, जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं, इसका मेन लक्ष्य होता है विषय केंद्रित समस्या पर बल देना। विषय केंद्रित समस्या पर
कि कहते हैं नहीं ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लो। ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब किया जाता है, जब कभी हमें किसी भी प्रॉब्लम होती है या कोई चीज हमारे अपडेट हमें होना होता है, तब ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसपे क्या होता है, हमें न्यू नॉलेज, न्यू चीजों के बारे में पता होता है, मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड चीजों के बारे में जो हमें नॉलेज गेन करना होता है, तो वो आपका ओरिएंटेशन होता है। तो ये जो है ओरिएंटेशन विषय केंद्रित है, इसको आप लिख लेंगे। ओरिएंटेशन क्या है, विषय केंद्रित है। फिर इसके बाद आता है मोटिवेशन टू लर्न, मतलब सीखने के लिए प्रेरणा। तो इसमें क्या होता है, सीखने के लिए प्रेरणा जो होती है, जो एडल्ट लोग होते हैं उनके अंदर सेल्फ आती है, उनके अंदर जगाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहते हैं, समाज में अपने आप को प्रतिदिन वो दूसरों के सामने पेश करते हैं, तो उनको इस चीज का अनुभव रहता है, उनको इस चीज का पता रहता है कि हमें कितना अच्छा करना है और गलत काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीखने के लिए प्रेरणा आपकी आती है। क्लियर है ये पॉइंट? आप बताओ। यस सर। ओके ओके ओके। तो ये रहे आपके, क्या रहे, 5 अजम्पशंस रहे। हम लोगों ने 5 अजम्पशंस के बारे में डिस्कस कर लिए। अब मैल्कम नॉस के 4 प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या 4 प्रिंसिपल्स किसके हैं? ये एंड्रागॉगी के। याद रखिएगा, हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे हैं? एंड्रागॉगी में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। 1984 ईस्वी में ही इन्होंने 5 अजम्पशंस की बात करी थी, और 1984 में ही इन्होंने क्या 4 प्रिंसिपल की बात करी है। मतलब कह सकते हैं कि इन 1984 मैल्कम नॉस सजेस्टेड 4 प्रिंसिपल्स दैट आर अप्लाइड टू अडल्ट लर्निंग, ठीक है। मतलब एडल्ट लर्निंग के लिए इन्होंने 4 प्रिंसिपल बताए हैं। कब बताए? 1984 में, ठीक है। सर हाँ, आपने तो 1980 बताया था कि 4 प्रिंसिपल्स नहीं, 1980 में बताए 1980 थे। में 4 अजम्पशंस दिए थे, लेकिन आगे बढ़कर जो है 1984 में इन्होंने एक अजम्पशंस और बढ़ा के 5 अजम्पशंस कर दिए थे, ठीक। ये हमने बताया था आपको, जी सर। ठीक। हाँ, ये था। अब हाँ, अब इसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस समय इन्होंने 5 अजम्पशंस दिए थे, उसी समय इन्होंने 1984 ईस्वी में किसके लिए? एडल्ट लर्निंग के लिए, ठीक। एडल्ट लर्निंग के लिए इन्होंने क्या दिया था? आपके आपके 4 प्रिंसिपल्स दिए थे आपके, ठीक है। कब दिए थे? 1984 ईस्वी में आपका दिया था, ठीक है। ये याद रखना है। अब इसमें 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला कहता है इसमें कि वयस्कों को उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होने की आवश्यकता है। मतलब कह रहे कि adults need to be involved the planning and evaluation of their instructions, ठीक है, of their instruction। तो इसमें शॉर्ट की पॉइंट क्या बनाएंगे आप? शॉर्ट पॉइंट बनाएंगे, मतलब प्लानिंग एंड इवेल्युएशन के लिए तैयार करना। उनको लिखेंगे प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन मतलब कि जो वयस्क हैं, वयस्क लोगों को उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होने की आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने बताया। किसके लिए? प्लानिंग में योजना और मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये रहा। क्या उन्होंने कहा? पहला पॉइंट यही है कि इन्होंने कहा कि जो जितने भी वयस्क लोग होते हैं, जितने भी प्रौढ़ लोग होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको योजना बनानी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए समय समय पर।
किसको, ये अपने आप से ही अपनी चीजों के बारे में, जैसे मान लो कहीं टेस्ट हो रहा है तो वहां पर उनको ये कहा नहीं जाएगा कि आप जाओ टेस्ट दो, उनके अंदर खुद ही होना चाहिए कि हम जाकर टेस्ट करें अपने आप को कि हम कितना सीखे, कितना अनुभव किए। अब हम और आप जो है छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम आपसे कहें कि आपका कल टेस्ट है, कल आप पढ़कर आइएगा ना। आपको पहले से ये तैयार करना पड़ेगा कि 6 महीने का है, अगर 6 महीने का मैंने टारगेट लिया है, हमारे पास 10 यूनिट है, तो हम कौन सी यूनिट कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हम नहीं बताएंगे, ये सबका स्वयं का अपना फैसला होना चाहिए कि 10 दिन हमने फर्स्ट पेपर में देना है। अब 10-10 दिन दोगे तब भी आप सोचो 100 दिन होता है, 100 दिन का मतलब होता है 3 महीने 10 दिन। अब 3 महीने 10 दिन में अगर आपने 10-10 दिन दिए सभी यूनिट को, तब आपका ये यूनिट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप रिवीजन के लिए दोगे, रिवीजन के लिए हर 2 दिन और आप दे दोगे, तो 20 दिन ये निकल गया। टोटल आपके कितने हो गए, 4 महीने हो गए। 4 महीने में आप क्या करो, ये सब चीजें करो। लेकिन जो नए लोग हैं जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट, वो क्या करेंगे, उनके लिए यही है कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें और उधर क्वेश्चन पेपर डेली लगाएं। जितना आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे उतने आपकी पावर बढ़ेगी। क्वेश्चन पेपर लगाने का एक मेन एम होता है कि हमारे सामने जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से हमारे सामने आएंगे। और जब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर, जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड ये भी सोचना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, उसी तरीके से हमको तैयार करने हैं। ठीक, अब एग्जाम में जैसे आपके प्रिंसिपल्स आएंगे तो वो नहीं, ये नहीं पूछेगा कि मेलकम नॉस ने कब प्रिंसिपल दिया, किसने दिया। अब आपसे चारों प्रिंसिपल का क्रम पूछ सकता है, या कहेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, या इनमें कहेगा कौन सा है। तो तमाम तरीके क्वेश्चन जो बनेंगे, तो हर एक पॉइंट को बहुत ही आराम से, बहुत ही समझकर लिखना है। तो पहला पॉइंट हम लोग को क्लियर हुआ कि एडल्ट नीड टू इन्वॉल्व द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। ठीक, मतलब वयस्कों को उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, अब दूसरे पॉइंट में कहता है एक्सपीरियंस, जिसमें इंक्लूड मिस्टेक्स होता है। एक्सपीरियंस में अनुभव जो होते हैं, हमारे अनुभव में गलतियां, सही चीजें और गलत चीजें दोनों चीजें शामिल होती हैं। गलतियों से ही हमें अनुभव मिलता है कार्य करने का, ठीक है, कि क्या रास्ता सही, क्या रास्ता गलत है आपका। कहते हैं एक्सपीरियंस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द लर्निंग एक्टिविटी, मतलब अनुभव जो होता है सीखने की गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है। क्या करता है अनुभव, क्या करता है अनुभव सीखने की गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लर्न एक्सपीरियंस। ठीक, अब एक्सपीरियंस किसमें होगा ये भी आपको याद रखना है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज। लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ पे अनुभव लिखेंगे, यहां लिखेंगे अधिगम क्रिया। ठीक, अधिगम क्रिया होती है आपकी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरे पॉइंट में कहता है कि वयस्क जो होते हैं उन विषयों को सीखने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं जिनकी उनकी नौकरी या व्यक्तिगत जीवन में तत्काल प्रासंगिकता और प्रभाव पड़ता है। अब आप देखते होंगे कि अब हम लोग ये चीजें नहीं सीखते कि हमको 4 साल 10 साल बाद उसका प्रॉफिट मिले, नहीं, अभी हम जिस प्रेजेंट टाइम में टीचिंग लाइन में है तो हम ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो हमें जल्दी से जल्दी उसका लाभ मिल सके। या जिस नौकरी में हम लोग हैं, जिस पेशे में हम लोग हैं, उसमें जो है हमारी हेल्प करे, ऐसी चीजों को सीखने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। कहेंगे एडल्ट आर most interested in learning subjects that have immediate relevance and impact to their job or personal life। ठीक है,
तो इसमें तात्कालिक जो हमारे लिए होगा प्रासंगिक रूप में जो ट्रेंड में चल रहा है उससे संबंधित हम सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित चीजों को इंटरेस्ट रखते हैं तो क्या रखेंगे, इमीडिएट रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिएगा इमीडिएट इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट, ठीक है, एंड इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑब्लिक पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ठीक है, पर्सनल लाइफ, ठीक है, तो इमीडिएट मतलब तात्कालिक प्रभाव, ठीक है, तात्कालिक जो है रिलेवेंस, तात्कालिक प्रासंगिक प्रभाव हो जिसमें लिखेंगे, तात्कालिक का मतलब होता है जल्द से जल्द, तात्कालिक प्रासंगिक और प्रभाव, प्रभाव किसमें होगा, मतलब तात्कालिक प्रासंगिक जो होगा प्रभाव होगा और व्यक्तिगत जीवन, तीसरा पॉइंट समझ रहे होंगे आप लोग कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखिए एडल्ट लर्निंग के लिए मैल्कम नाउ ने प्रिंसिपल्स बताए, पहले प्रिंसिपल्स में इन्होंने प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन बताया, दूसरे पॉइंट में इन्होंने एक्सपीरियंसेस से बताया, तीसरे पॉइंट में ये इमीडिएट रिलेवेंस के बारे में बताता है, ठीक, इमीडिएट रिलेवेंस के बारे में क्या बताता है कि इमीडिएट रिलेवेंस में तात्कालिक प्रासंगिक, तात्कालिक का मतलब होता है तुरंत, प्रासंगिक का मतलब होता है जो ट्रेंड में चल रहा हो, जिसकी हमें आवश्यकता हो, प्रासंगिक का मतलब यही होता है जो हमारी जरूरत के अनुसार हो वही प्रासंगिक होता है, कहते हैं तात्कालिक, प्रासंगिक और प्रभाव हो जिसका व्यक्तिगत जीवन में, ठीक, व्यक्तिगत जीवन में या जॉब में, ठीक, ठीक है, अब हम लोग चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, तीसरा वाला एक बार और बता दीजिए। हाँ, तीसरे वाले में क्या कहता है, कहता है कि इमीडिएट रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ, इसमें कहता है कि जब कभी कोई बालक सीखे, जब कोई बालक क्या कोई वयस्क सीखने आता है तो वहां पर जब वो सीखने आता है सीखते समय वो इस चीज का जरूर ध्यान रखता है कि हमारी जॉब में है कौन फायदा करेगा, ठीक है, या हमारी लाइफ में कौन फायदा करेगा, अब ये तो फायदे की बात रही, ये कौन हमें जो हमारी जरूरत को कंप्लीट करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो जल्दी कौन हमें फायदा करेगा, जल्दी कौन हमें लाभ देगा, तो जल्दी कौन लाभ देगा उस पर ये ध्यान देता है, कहता है कि इसमें कोई भी चीज हम सीखे तो हमारी पर्सनल लाइफ या जॉब में जो हमें हेल्प करे हमें ऐसी चीजों को सीखना है, ठीक है ना, ऐसी चीजों को सीखना है, ऐसी चीजों पर हमें ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए हम खुद को भी ले सकते हैं ना इसमें सर, एग्जाम्पल के लिए खुद को भी ले सकते हैं ना इसमें, खुद को कैसे, मतलब खुद को तो लेंगे ही ना, व्यक्ति जब अपने आप, हम अपने आप को रख कर देखेंगे कि हमारी जरूरत के अनुसार क्या चीजें हैं जो हमें जल्द से जल्द हमें फायदा देंगी, ठीक है ना, जल्द से जल्द हमें फायदा देंगी, जैसे हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हम लोग को बीएड करना है, एमएड करना है, हो सके तो पीएचडी करना है, इन सब चीजों को करने के साथ साथ नेट हो जाए, तो ये सब चीजें क्या है हम लोग के लिए प्रोग्रेस करेगी, हम लोग के जॉब को और पर्सनल लाइफ दोनों चीजों को क्या करेगी, बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं, ये हो गया आपका। अब चौथे पॉइंट में कहता है एडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड रेदर देन कंटेंट ओरिएंटेड, ठीक है ना, कंटेंट ओरिएंटेड मतलब उसको कहता है कि वयस्क जो होता है शिक्षा मतलब कंटेंट मतलब शिक्षा सामग्री उन्मुख के बजाय समस्या केंद्रित होता है,
ठीक है, ये पॉइंट को नोट डाउन करिए क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। ये किस पर कंटेंट इस पे ये होता है, आप लिखेंगे प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है ना, लिखेंगे प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है आपका ना, समस्या केंद्रित। समस्या केंद्रित होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा समस्या केंद्रित होता है। उसी के नीचे नोट करके लिख लीजिएगा इसी में कि ये कंटेंट केंद्रित मतलब सामग्री केंद्रित नहीं होता है, ठीक है ना, कंटेंट ओरिएंटेड नहीं होता है, लिखेंगे समस्या केंद्रित होता है। और ठीक, ये पॉइंट को आप लिख लोगे, पूरा लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। और दूसरी तरफ एंड्रोलॉजी लिखो, ठीक। चलो, अब पेडागॉजी क्या होता है, एंड्रोलॉजी क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पेडागॉजी की बात करेंगे। पहले पॉइंट में पेडागॉजी क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेडागॉजी क्या होता है। तो ये कहते हैं इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग चाइल्ड। क्या होता है, ये क्या है, टीचिंग चाइल्ड है। टीचिंग करना है, किसके लिए करना है, चाइल्ड के लिए, ठीक। टीचिंग चाइल्ड है, टीचिंग चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर जो टीचिंग करी जाएगी वो चिल्ड्रन के लिए की जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर जो हम ये अडल्ट के लिए ना, हाँ, हम यहाँ पर जो टीचिंग करेंगे वो टीचिंग एडल्ट के लिए करेंगे, वो अडल्ट। टीचिंग एडल्ट, एडल्ट मीन्स होता है वयस्क, वयस्क, ठीक है ना। जो आपके वयस्क कौन कराते हैं, जो 15 साल से ऊपर के होते हैं या 18 साल के से ऊपर होते हैं। 15 साल से ऊपर वालों को वयस्क की अवस्था में रखा जाता है, ठीक है ना। ये बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए जो बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो हम टीचिंग का प्रयोग करते हैं वो पेडागॉजी होता है। और एंड्रोलॉजी क्या होता है, जब हम वयस्क लोगों के लिए जो टीचिंग करते हैं, जो टीचिंग मेथड का यूज करते हैं, वो आपका एंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है आपका। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में लोग बात करें, दूसरा पॉइंट कहता है कि लर्नर्स आर डिपेंडेंट। यहाँ पे शिक्षार्थी डिपेंडेंट रहते हैं, लिखेंगे लर्नर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लर्नर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है आपका। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, शिक्षार्थी क्या होता है, निर्भर होता है किसी पर। क्या होता है, डिपेंडेंट का मतलब निर्भर होना होता है, ठीक, निर्भर होता है। अब वो किस पर निर्भर होता है, टीचर्स पर निर्भर होता है, घर वालों पर निर्भर होता है। लेकिन यहाँ पर जो लर्नर होता है वो क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है, लर्नर क्या रहता है, इंडिपेंडेंट, ठीक, इंडिपेंडेंट रहता है वो आपका, स्वतंत्र रहता है, ठीक, स्वतंत्र रहता है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पर आपको। फिर इसके बाद कहता है तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरे पॉइंट में कहता है कि लर्नर have less or no experiences to share, hence teaching become dedicate। मतलब कहता है शिक्षार्थी के पास यहाँ पर साझा करने के लिए
कम या कोई मतलब कोई अनुभव है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के पास अपने टीचर से किसी भी चीज को शेयर करने का अनुभव नहीं होता है, इसलिए यह शिक्षण क्या होता है, उपदेशात्मक रूप में होता है। क्या रहता है, क्या कहेंगे, उपदेशात्मक रूप में रहता है। ठीक, उपदेशात्मक रूप में रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक, उपदेशात्मक रूप में रहता है। जबकि तीसरे पॉइंट में यहीं पर हम बात करेंगे, इसमें तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि शिक्षार्थी के पास यहाँ पर अनुभव होता है, इसलिए वह शिक्षण में चर्चा, समस्या समाधान आदि चीजों को शामिल करता है। इसमें क्या करता है, इन्वॉल्व क्या करता है, सर उद्देश्य है या उपदेश है? उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक, उपदेश देता है। टीचर यहाँ पे क्या करता है, केवल लेक्चर देता है, लेक्चर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्कशन होता है आपका। ठीक, डिस्कशन होता है यहाँ पर। डिस्कशन के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना। तो मन में ये भी आता है क्या, प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर नहीं होता है क्या, प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर छोटी छोटी बातों के लिए होता है, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को टीचर्स के सामने रखता है और टीचर से वो क्या करता है, डिस्कस करता है सभी चीजों के बारे में ना, टीचिंग से संबंधित, टीचिंग में इन्वॉल्व करता है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस कम करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या करता है, बच्चों के पास अनुभव रहता है एडल्ट वालों के पास, तो वो डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित चीजों के बारे में। फिर इसके बाद नंबर 4 पर जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कहते हैं लर्नर लर्न व्हाट एवर द करिकुलम ऑफर्स। मतलब यहाँ पे शिक्षार्थी जो सीखते हैं और पाठ्यक्रम क्या प्रदान करता है, इसके बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, कि लेसन उनको क्या, मतलब करिकुलम उनके लिए क्या बनाए गए हैं, ये उस पर ध्यान देता है। जबकि चौथे पॉइंट में हम एंड्रोगॉगी में ध्यान देंगे, तो एंड्रोगॉगी में क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि सामग्री को शिक्षार्थी यहाँ पर करिकुलम उन्हें क्या प्रदान करे, करिकुलम उनके लिए बनाया जाता है जो मतलब करिकुलम पहले से इसमें फ्रेम्ड रहता है। ठीक है ना, करिकुलम छोटे बच्चों में पहले से ही बना हुआ होता है, जबकि एंड्रोगॉगी में क्या होता है, इसमें जो है कंटेंट को शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार हमेशा क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है ना, इसमें करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम में क्या करना रहता है, मॉडिफिकेशन। ठीक, मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन करना होता है, संशोधन करना होता है पाठ्यक्रम में या पाठचर्या में, पाठचर्या में संशोधन करना होता है। जबकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें लर्नर मतलब इसमें शिक्षार्थी सीखते हैं, क्या सीखते हैं, पाठ्यक्रम क्या प्रदान उन्हें करता है, ये वही सीखते हैं। मतलब यहाँ पे करिकुलम जो होता है, यहाँ पर टीचर अपने अनुसार मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है ना, स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ओरिएंटेड के साथ साथ मॉडिफिकेशन किया जाता है, ये जरूरत के अनुसार बनाया जाता है। यहाँ पर किसकी कैसी क्या जरूरत है उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट नहीं होता, इसको भी पॉइंट नोट करिएगा। यहाँ पर ये जो है इसको बोल सकते हैं, ये जो होता है करिकुलम ओरिएंटेड होता है, करिकुलम ओरिएंटेड होता है। ठीक, करिकुलम ओरिएंटेड होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है, या नोट करिएगा, ये आपका गोल ओरिएंटेड होता है। किस पर, गोल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे ये करिकुलम उन्मुख होता है, ये लक्ष्य उन्मुख होता है। गोल ओरिएंटेड जरूर लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका।
ठीक है ना। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गोल ओरिएंटेड कौन होता है, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी होता है या असेसमेंट होता है, तो तमाम तरीके पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है गोल ओरिएंटेड होता है आपका एंड्रागॉगी। अगर करिकुलम ओरिएंटेड पूछेगा तो पेडागॉगी आपका जाएगा, गोल ओरिएंटेड पूछेगा तो आपका किसमें, एंड्रागॉगी में आपका जाएगा आपका। क्लियर पॉइंट। अगर पूछा जाए कि करिकुलम में मॉडिफिकेशन किसमें किया जाता है, पेडागॉगी में किया जाता है कि एंड्रागॉगी में किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि करिकुलम का मॉडिफिकेशन हम जो करते हैं वो एंड्रागॉगी में हम ज्यादा करते हैं। क्लियर है पॉइंट, बताइए सबको। एंड्रा सर, ये एंड्रागोगी में कैरिकुलम क्या होता है? करिकुलम इन द सेंस गोल मैंने होता बताया है। ना कि जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें जो इस समय जरूरत है वैसा वैसा पाठ्यक्रम तैयार करें, वैसा पाठ्यक्रम हम पढ़ें। हम फालतू की चीजों, फालतू इन द सेंस कि जो हमारे तुरंत अभी काम नहीं आएगी, उन चीजों पर समय में हमें नहीं खर्च करना है। हमें समय बचाकर जो हमारी जरूरत को पूरा करे उस पर ध्यान देना है। तो ये करिकुलम ऐसा ये मॉडिफाई करेंगे आपका, ठीक ना, हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी जो है आपके स्वयं पर निर्भर है, ना कि हमारे पर। हमें हमसे जितना होगा मैं कराऊंगा, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी होगी कि कितने समय में कितनी चीजों को खत्म करना है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कहता है आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है आपकी कॉम्पिटेंसीज ऑफ, ठीक, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है जिसको बोलते हैं स्वनिर्देशित। क्या है आपकी स्वनिर्देशित सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमताएं। ठीक है, स्वनिर्देशित सीखने की क्षमताएं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग की बात, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है इसके प्रोसेस की बात करेंगे। तो इनके प्रोसेस में सबसे पहले 4 प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को नोट डाउन करिएगा। 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। नंबर एक पर आपका होता है सेल्फ मोटिवेशन, लिखिएगा सेल्फ मोटिवेशन। ठीक, फिर नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 पर आपका क्या आता है, सेल्फ मैनेजमेंट आता है आपका, सेल्फ सेल्फ मैनेजमेंट आता है। नंबर 3 की बात करेंगे तो नंबर 3 पे सेल्फ मॉनिटरिंग की बात आती है। सेल्फ मॉनिटरिंग आती है, सेल्फ मॉनिटरिंग आती है। नंबर 4 पे बात करेंगे, ये प्रोसेस है आपके, क्या है, ठीक है, ये क्या आपके प्रोसेस है, इसको लिख लीजिएगा आप। प्रोसेस मींस प्रक्रिया, ठीक, प्रक्रिया होती है आपकी। ठीक, यहाँ पे ये बात। चौथे पॉइंट में आपका था सेल्फ मॉडिफिकेशन। ठीक, सेल्फ मॉडिफिकेशन ये होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरणा। ठीक, सेल्फ मैनेजमेंट को बोलते हैं स्वप्रबंधन। स्वप्रबंधन होता है। ठीक, और सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, स्वनिगरानी। और सेल्फ मॉडिफिकेशन का मतलब होता है स्व संशोधन। ठीक है, ये होता है आपका। क्लियर, इसको, इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है ये आपका एसडीएल, इसके बारे में पूरी की पूरी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलो
सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें थी। अब हम इसके अंदर की बात नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? हेलो, जी सर। सब लोगों ने नोट डाउन कर जी लिया? सर। जी। ओके, चलिए अब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात करते हैं। क्या होता है? कहते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक इनिशिएटिव विथ और विथआउट द हेल्प ऑफ अदर टू डायग्नोज द लर्निंग गोल्स, आइडेंटिफाई रिसोर्स फॉर लर्निंग, सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज, इवेलुएटिंग आउटकम्स। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति जो सीखने के लक्ष्यों को निदान करता है, सीखने के लिए संसाधनों की पहुंच के बारे में वो सोचता है, वो सीखने की रणनीतियों के बारे में, वो बनाने के बारे में सोचता है, उसको कैसे लागू करें, इन सब चीजों पे जो है ध्यान देता है वो। ठीक है ना? यहाँ पे क्या कहता है कि हम डायग्नोस अपने लर्निंग में जो भी अपने लर्निंग गोल है, जो सीखने का जो हमने लक्ष्य बना रखा है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, इस पर ये ध्यान देता है। ठीक, सेल्फ वाले में। फिर इसके बाद इसमें और क्या कहता है? अब सीखने के साथ साथ रणनीतियां हमारी कैसी हों, उन रणनीतियों को चयन करने के बारे में सोचता है कि हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। अब जैसे हम ही लोग हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो बनाने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, लागू कैसे करें। मान लो सबसे पहले आपको माइंड में ये है कि मेरे सामने ये मेरा एम है, मेरा लक्ष्य ये है, आपने डिसाइड किया। अब लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए आपने रिसोर्सेस को आपने क्या किया? एकजुट किया, रिसोर्सेस को कलेक्ट किया। अब रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया? स्ट्रेटजी बनाई, एक रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत जरूरी है कि आप उसका इवैल्यूएशन करें कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या वो आउटकम्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये चीजें नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर आप बता सकते हो, ध्यान दे सकते हो। यहाँ पर आप देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि एसडीएल क्या होता है। एसडीएल में सबसे पहले लर्निंग गोल होता है आपका, नंबर 1 पर लर्निंग गोल, लर्निंग गोल होता है आपका, लर्निंग गोल होता है। ठीक है, सबसे पहले सीखने के लिए एक लक्ष्य होता है, फिर उसमें क्या होता है? सीखने के लिए संसाधनों की पहचान, आइडेंटिफाई रिसोर्स। क्या लिखेंगे? ठीक है, आइडेंटिफाई रिसोर्स करेंगे, आइडेंटिफाई रिसोर्स। ठीक, आइडेंटिफाई रिसोर्स होता है आपका। आइडेंटिफाई मतलब पहले सीखने के लक्ष्य को हमने निर्धारित किया, फिर संसाधनों की पहचान करी हमने। संसाधनों की पहचान करने के बाद तीसरे पॉइंट पे जो हम लोग बात करेंगे, तीसरे पॉइंट पे होता है कि स्ट्रेटजी बनाना। क्या होता है? स्ट्रेटजी बनाना। स्ट्रेटजी बनाएंगे हम लोग। स्ट्रेटजी बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे? नंबर 4 पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे हम। इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे? नंबर 5 पे इवेलुएट करेंगे। ठीक, इवेलुएट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हमने अधिगम के लक्ष्य को बनाया, दूसरे में हम लोगों ने संसाधनों का पहचान की, तीसरे में हम लोगों ने रणनीति बनाई, चौथे में हम लोगों ने लागू किया और पांचवें में हम लोगों ने मूल्यांकन किया। तो ये होता है, ये कोई स्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये इसकी डेफिनेशन से मैंने इसको निकालकर बनाया है। ठीक है ना? कि सबसे पहले लर्निंग गोल्स होंगे, फिर आपका आइडेंटिफाई रिसोर्स होगा, फिर आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, स्ट्रेटजीज के बाद आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो होगा, फिर उसका इवैल्यूएशन हम करेंगे। ठीक है ना? ये क्लियर है इतने पॉइंट? ठीक, तो ये आपकी इतनी होगी। अब इसके कॉम्पिटेंसीज आती हैं, मतलब एसडीएल की योग्यताएं। ठीक है, एसडीएल की योग्यताओं में इसमें स्किल्स आते हैं। स्किल कौन कौन से आते हैं? स्किल्स को भी हम लिख लो, हम लोग इसको साफ कर दे, ये वाला प्रोसेस वाला।
जी सर। जी। है आपका गोल सेटिंग स्किल है आपका। सर ये योग्यता है सर ये योग्यताएं योग्यताएं, योग्यताएं पूरी है, लेकिन योग्यताएं हाँ कॉम्पिटेंसी, मतलब ये पूरी की पूरी एचडीएल क्या होता है पहले वो बताया, प्रोसेस बताया। अब इसके अंदर स्किल्स, इसके अंदर जो आते हैं स्किल्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। योग्यताएं हाँ कह सकते हैं, योग्यताएं भी है इसकी, ठीक है ना। योग्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 2, पहला नंबर पे गोल सेटिंग स्किल्स हो गया। नंबर 2 पर आपका प्रोसेसिंग स्किल आएगा, आपका प्रोसेसिंग स्किल आएगी, आपकी स्किल्स आएगा आपका। गोल सेटिंग स्किल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लक्ष्य निर्धारण कौशल, क्या बोलते हैं, लक्ष्य लक्ष्य निर्धारण कौशल, निर्धारण कौशल, ठीक। प्रोसेसिंग स्किल को मतलब, प्रोसेसिंग स्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रिया कौशल, प्रक्रिया कौशल, ठीक। हिंदी में कहीं कहीं सर हिंदी में कहीं क्या लिखे प्रसंस्करण आपने? कौशल भी लिखा मिला गया। हाँ बोले आप। सर जो हेडिंग लिखा क्या लिखे? कॉम्पिटेंस ऑफ यही एचटीएल स्वनिर्देशित। यही हेडिंग डालेंगे, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ तो डायरेक्टेड लर्निंग, हिंदी वाला, शॉर्ट में हिंदी वाला। एसडीएल। हाँ ठीक। अब तीसरे पॉइंट में सर हम लोग लिखेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल। ये स्किल्स के बारे में सब बता रहे हैं ना, इनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले गोल सेटिंग स्किल होगी, फिर प्रोसेसिंग स्किल होगी, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल होगी। लिखिएगा डिसीजन। सर हाँ बोलिए। सर जो हिंदी वाला वो थोड़ा बता दीजिए, जो बीच में लिखा है वो मुझे समझ में, स्वनिर्देशित। कहाँ पर, स्वनिर्देशित सीखने की क्षमता, क्षमताएं। ओके सर, थैंक यू। ओके। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल होता है आपका, स्किल्स होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्णय लेने की क्षमता या कौशल, लेने की क्षमता या कौशल, ठीक। नंबर 4 पे हम लोग जो बात करेंगे वो आगा सेल्फ अवेयरनेस होता है आपका, क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, ठीक। सेल्फ अवेयरनेस होता है जिसको बोलते हैं स्व जागरूकता, क्या बोलते हैं, स्व स्व जागरूकता होती है आपकी, ठीक। नंबर 5 पर लोग बात करेंगे क्या करें, कंटेंट कॉम्पिटेंस, कंटेंट कॉम्पिटेंस लिखेंगे, ठीक। कंटेंट कॉम्पिटेंस होता है जिसको बोलते हैं सामग्री क्षमता, और नंबर 6 पे लिखेंगे कॉग्निटिव स्किल, ठीक। कॉग्निटिव स्किल संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक कौशल आपका आता है, इसमें आपका सेंसरी मेमोरी और इलेबरेट आता है आपका ना, ठीक। तो इतनी चीजें आपकी आती है यहाँ पे, ठीक है, एसडीएल के अंतर्गत।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, हेलो, सभी को क्लियर है पॉइंट? जी सर। चलो चलो, तो अब यहाँ पर जब हम लोगों ने एचडीएल पढ़ा तो इसके कम से कम हमको लाभ तो जरूर पता होने चाहिए कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो मे बी आपको इन सब चीजों को पढ़ने से लाभ ऑटोमेटिक आया होगा अपने माइंड में कि ये एक इफेक्टिव लर्निंग होता है, इसमें हम सेल्फ से चीजों को सीखते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की सोचने की क्षमता को ये हमारे बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग क्या है रहते खोजी प्रवृत्ति के तब बन जाते हैं, हमको किसी पर डिपेंड नहीं होना, हमको सब चीजें अपने आप खोजकर अपने आप से चीजों को सीखना है। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, सेल्फ गोल को बनाना है, सब चीजें सेल्फ से ही करना है, मोटिवेशन भी हमें सेल्फ से लेना है, हम स्वतंत्र होते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है। इसमें क्या कहते हैं, प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस, हम स्वयं को जागरूक करने में अपने आप को बढ़ाते हैं। कि जैसे हम कहीं जगह बैठे हैं तो बैठने के साथ साथ हमें कितने चीजों का नॉलेज होता है, कितने चीजें हमें पता रहती हैं, ये चीज हमें प्रेरित करती है। हम अपने समूह में बैठते हैं अपने मित्रों के साथ या किसी के साथ भी, तो हमें ये लगता है कि हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए जो दूसरों को पता है। यदि दूसरों को पता है और हमको नहीं पता है तो हम कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, हम सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। ठीक, तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए हम तमाम तरीके का हम यूज करते हैं। कई चैनल्स हैं, पेपर्स हम लोग पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये होता है आपका। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि इसमें और हम इसकी हम क्या करें, इसमें हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जैसे अभी आप लोग हैं, जैसे घरेलू महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको टाइम मैनेज करना उनके पास बहुत अच्छे कंडीशन होती। क्यों? क्योंकि उनको घर का काम भी करना है, सब चीजें देखना है, देखने के साथ साथ रेस्ट भी करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है, प्लस अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है ना। तो ये वुमेन्स कहें या गर्ल्स कहें, उनमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा उनके पास रहता है, उनके अंदर ये कौशल बहुत अच्छे तरीके से होता है कि वो घर का भी काम करेंगे, सब चीजों को भी देखेंगे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जितना बॉयज को टाइम मिलता है तो उससे कम जो है गर्ल्स को या वुमेन्स को मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को टाइम मैनेज सब चीजें करती हैं, ठीक है। तो उनके पास मैनेज करने की एबिलिटी या पावर कहें बहुत अच्छी होती है आपकी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? आपकी एचडीएल आपका कंप्लीट होता है। अब मेलकम नॉस की जो आपके थ्योरी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे, ठीक है। मेलकम नॉस की जो थ्योरी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद सभी को।